बेटे आज से हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम इंट्रो ले लेते हैं। कितने चैप्टर्स हैं, कितनी क्लासेस लगेंगी। इसके बेटा दो पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आएगा बेटा, आप सब कुछ मेरे साथ नोट करिएगा। पेपर 8 है, लास्ट पेपर होगा। ये वो पेपर होगा जिसमें सारे पेपर की 7 पेपर की टेंशन होगी। अगर ये पहला पेपर हो ना तो मैं लिख के दे रहा हूं 90+ मार्क्स आएंगे। और अभी भी ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही कराएगा। इजी है, एकदम बढ़िया है। अगर आपकी कॉस्टिंग एवरेज भी है तो ये आपको बढ़िया समझ में आएगा। कॉस्टिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे और मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको कॉस्टिंग में वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर भी जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पार्ट बी है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। अगर हम बात करें मार्क्स की तो इसमें मार्क्स आएंगे 60। सब लोग नोट करिए इसको, यहीं से नोटिंग करनी शुरू करिए। 40। इसको सुन भी लेंगे तो काफी है मेरे लिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 100 नंबर का पेपर आएगा बेटा। कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, पेपर एकदम स्कोरिंग है। इकोनॉमिक्स ऑल दो थ्योरी है, मगर थ्योरी में भी 40 नंबर में 15 नंबर की आप ये मान के चलो न्यूमेरिकल आएंगे। अगर आपने क्लास में हम मेरे साथ सही प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप जब पेपर स्टार्ट करना तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना। उसका कारण ये होगा, पहले 20 मिनट में ही आप 15 से 20 नंबर का पेपर करके बैठ जाएंगे। मतलब 1 घंटे में आप इकोनॉमिक्स निपटा देंगे 40 नंबर की। तो 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट होंगे सिर्फ एफएम के लिए। और जहां जहां इसमें जो डिफिकल्ट बात रहेगी बस वो ये रहेगी, ये टेक्स्ट में भी रहती है ग्रुप 1 में, कि जहां पे दो पार्ट्स होते हैं ना बेटा, वहां पे डिफिकल्टी आती है। क्योंकि माइंड सेटअप हमें उसी हिसाब से करना होता है एक ही पेपर में। एफएम का माइंड सेटअप अलग है और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का माइंड सेटअप अलग है। दोनों चीजें बेटे आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। पहले मैं बात करता हूं एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट आएंगे बेटा। 5 मार्क्स का एक होगा, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कंपलसरी इन द सेंस कि इसके अंदर आपको चॉइस नहीं होगी। करेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से आप कोई 4 क्वेश्चन करेंगे और 10 मार्क्स का एक होगा। का मतलब हुआ 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 60 मार्क्स का ये एफएम का पेपर आएगा। 4 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 5। ये वाला क्वेश्चन जनरली थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है। बिल्कुल पैटर्न है यहाँ पे कॉस्टिंग के जैसा। कॉस्टिंग में ये जो 4 क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, यहाँ पे 10 नंबर का। ठीक है।
अगर इसमें एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे तो वो ऐसे होगा, एक 8 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का, एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का, इस तरीके से भी आते हैं। अब हमें कवर क्या क्या करना है कि एग्जाम में नंबर अच्छे आए। एक तो बेटा मैं आपको बुक दूंगा, प्रैक्टिस बुक, इसको तो हमको कवर करना ही करना है। सेकंड, हमको आईसीआई का मॉड्यूल कवर करना है। और जब हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तब हम पास्ट क्वेश्चन पेपर, आरटीपी और एमटी ये भी करने। नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी सिर्फ एफएम में 45 से 50, और सिर्फ कॉस्टिंग की बात करूं तो 20 से 25, यानी कि 65-70 क्लास का कोर्स है, उतना ही कोर्स है जितना आपके पूरे कॉस्टिंग का है। कॉस्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 10 क्लास फालतू मान लीजिए। अब बेटा मैं आपको इंट्रो देता हूँ इसका, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं हटाऊंगा इसको। कर लिया? फ्रेश पेज पर हेडिंग डालिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? उसको समझने के लिए हमें अपने कोर्स का डिजाइन देखना होगा कि कोर्स में क्या क्या है। कोर्स में नंबर 1 है हमारे यहाँ फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ना तो हमें पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की, फंड्स की। वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? मतलब हमें देखना है अरेंजमेंट, ऑब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इसमें नंबर 1 देखना है हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक हमको इसमें देखना है कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक इसमें हमको देखना है लीवरेज। ये 3 टॉपिक बेटा इसके अंदर कवर होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन 3 टॉपिक से मिलकर बनता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। नंबर 2 है बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जब पैसा आ जाएगा हमारे पास तो बेटा इसको लगाना भी है। मतलब पहले देखना हमको पैसा कहाँ से लाना है, उसके लिए हमको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब हमारे पैसा लगाने की बात आती है तो लगाने के लिए 2 जगह पैसा लगता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। सुनना बेटा, लॉन्ग टर्म का मतलब है कैपिटल, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्चा, और खर्चे को बेटा हम फाइनेंस के टर्म में बजट कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैपिटल। ये नाम आपने पहली बार सीए फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स में सुना था, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी लगाना, फैक्ट्री लगाना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो खुद कैपिटल बजटिंग जो हमारे कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। ये पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा हमको पढ़ना है
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। फिर फोर्थ पढ़ना है बेटा, पहले पैसा लाना और सेकंड थर्ड में क्या कहेंगे, पैसा लगाना। ले आए, लगा दिया, अब जो बचेगा उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। जिसने पैसा लगाया है उसे प्रॉफिट में से जो मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो अब हमको पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन। उम्मीद करता हूं आप कोर्स का डिजाइन समझ पा रहे हैं कि कोर्स कैसे चलेगा। कोर्स में हमें क्या पढ़ना है, पैसा लाना, लगाना और डिविडेंड। ये बेटा जो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे एडवांस लेवल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका बेसिक है यहां पर। और एक हम पढ़ेंगे पैसा ले आए, लगा दिया, डिविडेंड बांट दिया। अब जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसको पढ़ के हम क्या मीनिंग निकालेंगे, मतलब अगर हम स्टेक होल्डर है, हम शेयर होल्डर है, तो हम क्या मीनिंग निकालेंगे। मीनिंग निकालते हैं बेटा हम रेशियो के थ्रू। किसके थ्रू, तो एक हमारे यहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये 5 टॉपिक हमारे कोर्स में है, इनमें चैप्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। ब्रॉडली ये 5 चैप्टर हैं, इसको हम रेशियो कहते हैं, जो आपने क्लास 12th के अकाउंट्स में पढ़ा है, ठीक है। अब मगर आप उस पे रेशियो पे मत रहना, 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे छोड़ के आते ही आते हैं, करके नहीं आते, छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको रेशियो लगता तो ऐसा, क्योंकि उनको लगता है इजी है हम तो कर लेंगे, तो क्लास में सुनते नहीं है, पेपर में कुछ होता नहीं, फिर वो गाना गाते फिरते हैं बेटा अपना टाइम आएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो वाली बात है, ठीक है बेटे। अब आप फ्रेश पेज पर इस टॉपिक के बारे में लिखिए। ये मैंने आपको कोर्स बता दिया क्या क्या है एफएम का। आज मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, एफएम के बारे में बात। दूसरा है बेटा फाइनेंशियल, अब हेडिंग डाल लीजिए फ्रेश पेज पर, ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ना क्या है वो बता दिया, पढ़ेंगे कहां से वो बता दिया, अब क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर्पस क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटे, एफएम पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि एक फाइनेंस मैनेजर, कौन बेटा, अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेगा। लिखिएगा, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर in an organization एक ऑर्गेनाइजेशन में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर की है कि वो मैनेज करे पैसे को, यानी कि फाइनेंस। मैनेज फाइनेंस का मतलब है पैसे का लेन देन। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा किसकी है, फाइनेंस मैनेजर की। ही का मतलब यहां फाइनेंस मैनेजर है। ही हैज 2 प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। नंबर 2, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा लाना और फिर पैसे का अच्छा इस्तेमाल करना। बेसिकली ये 2 चीजें हैं जो पूरे कोर्स में हमको देखनी है। रेशियो एक चैप्टर है जो एनालिसिस का चैप्टर है, वो एक अलग चैप्टर हो गया। बेसिकली तो हमको बेटा ये पढ़ना है, पैसा लाएंगे कहां से, फिर उसको लगाएंगे कहां पर।
अरेंजमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ, और ये दो जिम्मेदारियां हैं बेटा किसकी, फाइनेंस मैनेजर की। हेडिंग नंबर 1 डालिएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। एन ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब है बिजनेस एंटिटी। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू रन इट्स बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, देयरफॉर फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर मेक्स एफर्ट, बेटा ये कोशिश करता है टू अरेंज फंड्स, कि वो पैसा ले आए। सिर्फ पैसा लेकर आना इसकी जिम्मेदारी नहीं होती, और पैसा भी कहां से लाएगा, अलग अलग जगह से, थ्रू डिफरेंट सोर्स। उन्हीं सोर्स का नाम आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डेट्स बोलते। तो नंबर 1 तो ये पैसा लाएगा अपने पास से, जिसको हम ओन फंड्स बोलते हैं। और पहली बार अकाउंट में जब आपने ओन फंड्स का नाम सुना तो नाम सुना कैपिटल, कैपिटल। इसको अब हम यहां पे जनरली बोलते हैं इंटरनल फंड्स। इसको हम बोलते हैं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम बोलते हैं बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स। इन नामों से जानते हैं। नंबर 2 है बेटा एक्सटर्नल फंड्स। एक्सटर्नल फंड्स में बेटा बेसिकली 3 तरह के फंड्स। नंबर 1 आपने बहुत नाम सुना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट्स में आए दिन ये बात आती है कंपनी अकाउंट्स में। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन, बॉन्ड, डिबेंचर एटसेट्रा। फाइनेंस मैनेजर अरेंजेस फंड्स थ्रू above mentioned sources। तो बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल फंड से फाइनेंस मैनेजर पैसे का अरेंज कर लेता है। बेटा फाइनेंस मैनेजर को रवि भाई पैसा ऐसे अरेंज करना है कि जब ये फाइनेंस अरेंज करेगा ना तो इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए।
क्या नहीं चाहिए? देखिएगा, ही शुड अरेंज, तो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आना है, रेदर ऐसे अरेंज करना है कि जो उसकी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज। फंड्स अरेंज करने एट मिनिमम कॉस्ट। ऊपर जो आपने पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रिसोर्स हैं आपके पास पैसे अरेंज करने के, तो आपको ना एक मिनिमम कॉस्ट पढ़ने के लिए ये समझना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ, अभी आपने लास्ट पेज पर लिखा भी था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक चैप्टर का नाम है, वो पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा कैपिटल लिखिएगा आगे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैन बी अचीव थ्रू ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम अचीव करनी है किसके थ्रू? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू, थ्रू ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चीज है? वैसे तो हम आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मगर इंट्रो लेवल पर आप लिख ले, ये बेटा हमें प्रोपोर्शन देखना है ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी फर्म को इन्वेस्ट करने 1 करोड़ रुपए, कितने इन्वेस्ट करने? तो उसमें से इक्विटी कितनी होगी, प्रेफरेंस कितना होगा, कितना डेट्स होगा, कितना इंटरनल फंड्स होंगे, ये हम ऐसा सोचते हैं कि ये जितना हमारी मर्जी हो उतना रख लो, मगर फाइनेंस मैनेजर इसके लिए एक प्रोपोर्शन सेट करेगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की चैप्टर में। वो प्रोपोर्शन ऐसे सेट होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमाइज। तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इन सच अ वे at which cost is minimum। तो जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल की कॉस्ट मिनिमम हो जाती है ना बेटा, जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल की कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, उस प्रोपोर्शन को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी ये इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो एक एक वर्ड आपके समझ में आ जाएगा। आप लिखिएगा नेक्स्ट, नंबर 2 है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सर ये क्या है? फाइनेंस मैनेजर को सिर्फ पैसा लाना नहीं है, लगाना भी है। तो लिखिएगा फाइनेंस मैनेजर मस्ट यूटिलाइज अवेलेबल फंड्स in such a way that could generate maximum returns। मैक्सिमम रिटर्न का मतलब अर्निंग। फाइनेंस मैनेजर को अपने अवेलेबल
फंड्स को ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमें रिटर्न जो मिले वो कैसी मिले, मैक्सिमम। कंक्लूजन क्या निकला इतनी आर्ग्यूमेंट का, वो लिखिए। कंक्लूजन ये हुआ, एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टेक्निक। ये बेटा एक टेक्निक है बाय विच फंड्स आर, जब ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स अरेंज करके लाए जाएंगे तो उसे कहते हैं इंजेक्ट करना। फंड्स आर इंजेक्टेड फॉर हाई रिटर्न्स बट एट लो कॉस्ट। कम कॉस्ट पर फंड्स को इंजेक्ट कर, ये हमारे सब्जेक्ट के पढ़ने का पर्पस है। आने वाले चैप्टर में हमें यही सीखना है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब पैसा ऐसे लाएं कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए और लगाएं ऐसे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। फ्रेश पेज पर हेडिंग डालिए। और हम इंट्रो में कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में मैं आपके सामने 2 कॉलम बना रहा हूं, एक पर्टिकुलर्स, दूसरा रुपीस। पर्टिकुलर में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सेल्स, रिवेन्यू, या हम लिखने वाले हैं ग्रॉस रिसीप्ट्स। ये सब सिनोनिम्स हैं, एक जैसे ही यूज किए जाते हैं। आप इसको टर्नओवर भी कह सकते हैं, यानी कि आपके बिजनेस की जो भी सेल्स है वो यहां लिख देते, टर्नओवर। इस सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। तो हमारी पूरी क्लास जानती होगी, मैं ऐसा मान लेता हूं, कोई नहीं जानता होगा तो पूछ लेगा वो बाद में, कि इसमें से माइनस करने पर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। अब आप बता ही दीजिए, जब यस सर कह रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते। ये सब आपने कहाँ पढ़ा है, कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, थोड़ा खड़ूस है वो, टैक्स वाला टीचर। अच्छा, फिक्स कॉस्ट। बेटे फिक्स कॉस्ट में क्या लिखने वाले हो बेटा, ठीक है, फैक्ट्री रेंट, मैनेजर सैलरी, ये कुछ नाम लिख दिए बेटा मैंने। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बेटा, वो आपसे कॉस्टिंग में नहीं की गई है। कॉस्टिंग में यहां पे समाप्त हो जाता है और इसको हम प्रॉफिट बोल के यहां पर स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं कॉस्टिंग में। मगर एफएम जनरली यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री रेंट और मैनेजर सैलरी है, ये सब जो आपकी कॉस्ट है, ये सारी की सारी बेटा कैसी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसलिए जो आपका प्रॉफिट निकला है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसको हम पीबीआईटी भी बोलते हैं। ये बात आपने नाम अकाउंट्स में भी सुने होंगे, पीबीआईटी भी बोलते हैं। पीबीआईटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से बेटे हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज पर हम देंगे,
लोन पर या फिर बॉन्ड्स पर, या हमारी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करे हैं तो उस पर देंगे। बोलो इसी पर तो देते हैं। तो ईबीटी में से हमने इंटरेस्ट दे दिया, बताइए क्या बचा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट दे दिया तो क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी कह लीजिए आप। ये बचा आपके पास प्रॉफिट बिफोर, इसको आप पीबीटी भी बोल सकते हैं, ईबीटी भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, तो इसमें से आप देंगे टैक्सेस। इनकम टैक्स बोलते हैं, आप इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हैं। कहीं लिखा हुआ आ जाए इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स तो वो एक ही बात है। जब ये दे देंगे तो बताइए क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम पैट बोलते हैं या फिर ईट बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से बेटा शेयर होल्डर को दिया जाएगा डिविडेंड। तो पहले हम ऑफर करते हैं, प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड दिया जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दे दिया हमने। ये देने के बाद जो बचा उसे हम कहते हैं अर्निंग। अब पैसा किसके लिए बचा सारा का सारा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। इसमें से अगर हम डिविडेंड दे दें इक्विटी वालों को, इनको भी डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचेगा ये है जी रिटेन्ड अर्निंग। क्या है ये, रिटेन्ड। यही बेटा आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो बताइए। तो इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में बार बार इनकम स्टेटमेंट आएगी, तो इनकम स्टेटमेंट को मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया, जिसको मैं समय समय पर आपको समझाऊंगा। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है, देखिए इधर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो अर्निंग बची है ना इक्विटी शेयर होल्डर को, ये वाली, इसको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाए तो उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। लिखिएगा, अर्निंग अवेलेबल टू ESH, समझ रहे हैं बेटा, ESH इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक आप बार बार सुनेंगे डिविडेंड पर शेयर, बार बार जगह जगह आएगा डिविडेंड पर शेयर। मैं वो टर्म्स बता रहा हूं जो कोर्स में बार बार आएंगी। डिविडेंड पर शेयर,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिविडेंड जितना भी दिया है आपने डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। एक और आता है डिविडेंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, सर इसका क्या मतलब होता है? इधर देखिए सामने, मान लीजिए ये अर्निंग आपके पास 10 लाख अवेलेबल है, कितनी, और इसमें से आपने 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए, 6 लाख आपके पास बचे रिटेन अर्निंग। तो इस 10 लाख का ये 4 लाख कितने परसेंट है? इसी को कहेंगे हम डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि अवेलेबल अर्निंग में से आपने कितना डिविडेंड दिया है, इसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे एग्जांपल में कितना है? 40%। तो इसका दूसरा मीनिंग ये होगा कि रिटेंशन रेशियो हमारा 60% है। तो कहीं पर लिखा हुआ आ जाए रिटेंशन रेशियो 60% है, तो इसका मतलब है हम अवेलेबल अर्निंग में से 60% डिविडेंड नहीं देते, सिर्फ कितने परसेंट देते हैं? देखिएगा, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। इसका मतलब है जो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा रहा है, अगर वो शेयर होल्डर की अर्निंग से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस और रिटेंशन रेशियो को जो हम शो करते हैं वो स्मॉल बी से शो करते हैं। पूरे चैप्टर सब्जेक्ट में हम स्मॉल बी से रिटेंशन रेशियो को शो करते हैं। आइए इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल कराता हूं। अभी बताइए आपके पास 4-5 लाइन है सेम पेज पर, तो एक काम करिए, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल, डिविडेंड पे आउट रेशियो को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं पहले कर। अभी हमारा कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सारा इंट्रो है बेटा। डिविडेंड यील्ड, यील्ड कहते हैं हम अर्निंग को, यहाँ पे यील्ड का मतलब अर्निंग है, ठीक है। इसका मतलब है डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग। क्या ये अभी आपने कहीं पढ़ा है? ध्यान से देखो सामने, यही तो है बेटा डिविडेंड अपॉन अर्निंग। तो उसको डिविडेंड यील्ड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। दिस इज सेम एज डिविडेंड पे आउट, ये डीपी रेशियो ही है। बताइए बात समझ में आती है? एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो मैंने अभी पढ़ा है। तो फ्रेश पेज पर कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल 1 मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देख लीजिएगा। मैं हटा सकता हूं इसको, नोट करने से तो नहीं रह गया किसी? हटा दूं बेटा? एग्जाम्पल 1 नोट करिए। EBIT है आपका 2 लाख रुपए,
इंटरेस्ट है आपका 50,000 रुपये, टैक्सेस हैं आपके 40%, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, डिविडेंड पेड है 25,000। कंप्यूट करना है आपको नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, नंबर 2 डिविडेंड पे आउट रेशियो, नंबर 3 रिटेंशन रेशियो, और नंबर 4 DPS डिविडेंड पर ये क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन करिए पहले आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए। क्या बनाइए? आइए, बेटा EBIT दिया हुआ था आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देख के बताइए कितना दिया था? 2 लाख। EBIT में से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइनस करेंगे? कितना इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। क्या आ गया दोस्तों? EBT अर्निंग बिफोर कितना? 1,50,000। टैक्स का रेट कितना है? इसका 40% ले लो, माइनस करके बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 90,000। डिविडेंड कितना दिया जाएगा? किसको दिया जा रहा है डिविडेंड? इक्विटी शेयर होल्डर को। कितने का? तो बेटा बताओ 25,000 90,000 का कितने परसेंट है? चेक करके बताओ सब। तो जितने भी परसेंट है वही है आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आ गई आपकी रिटेन अर्निंग। बोलो हाँ। रिटेन अर्निंग आ गई। नंबर 1 क्या कंप्यूट करना था बेटे? अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। देख के बताओ अर्निंग अवेलेबल सामने कितनी है आपकी? बेटा यही है अर्निंग अवेलेबल, यही आपकी अर्निंग अवेलेबल है। क्योंकि कोई आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना है, तो आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपकी अर्निंग अवेलेबल है, यानी कि 90,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 शेयर्स। बेटा अर्निंग पर शेयर आ गया आपका कितना? 9 रुपीज पर शेयर। नंबर 2 बताइए, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? डिविडेंड अपॉन क्या? अर्निंग अवेलेबल। डिविडेंड कितना है? अच्छा, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 लिख देता हूँ। 25,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 100। बताइए कितना है? 27.5।
बोलिए बेटा। अच्छा, ये 7 आता जा रहा होगा इसलिए हमने बार लगा दिया ऊपर। फिर नंबर 3 क्या निकालना है? रिटेंशन रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने डिविडेंड अपॉन अर्निंग अवेलेबल बोला, डीपी रेशियो। अगर आप रिटेन अर्निंग को अर्निंग अवेलेबल से डिवाइड कर दें तो आपकी रिटेंशन रेशियो आ जाएगी। यहां पे बताइए रिटेंशन रेशियो कितनी आएगी? 1 माइनस डीपी रेशियो। 1 का मतलब बेटा 100% होता है, सब लोगों को मालूम है ना ये बात। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ के आए होंगे आप बचपन में, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए 1 का मतलब 100%। 72.23%। अगर क्लियर है इतनी बात तो बताइए बेटा, तब आगे चला जाए। उसके बाद लास्ट क्या निकालना था? डिविडेंड। कैसे निकालेंगे? डिविडेंड डिवाइड बाई, डिविडेंड कितना है? 25,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? जबरदस्त कैलकुलेशन करते हुए बता दो बेटा मुझे कितना आया। 2 रुपए 50 पैसे। बताइए आया है नहीं समझ में आपको? इजी एकदम। ये यहां पर हमारा इंट्रो खत्म होता है, ये इंट्रो है। चैप्टर अभी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इंट्रो की बात समझ में आ गई हो तो चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है?